हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था चैप्टर 5 मांग की लोच। वो हमारा पार्ट 1 था और ये हमारा पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा मांग की लोच कहते किसे हैं, मांग की लोच के कितने प्रकार हैं और मांग की लोच की कोटियाँ हमने पढ़ी थी। थोड़ा सा उसको पिछले को रिमाइंड करते हैं। मांग जो कोटियाँ थी वो हमारी 5 तरह की थी। पहली थी जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, इन्फिनिटिव हो, जिसके अंदर हमारा डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के समानांतर था। सेकंड वाली जब हमारा इलास्टिसिटी 0 के इक्वल थी और हमारा जो डिमांड कर्व था वो ओ वाई के समानांतर बन रहा था, पैरेलल टू ओ वाई। तीसरी के अंदर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 इकाई के समान लोचदार, और चौथी इकाई से अधिक और पांचवी इकाई से कम लोचदार। जो इकाई से अधिक लोचदार थी उसका स्लोप ज्यादा है, वो ज्यादा ढलवा है, और जो इकाई से कम है वो खड़ी है, ऐसे ज्यादा खड़ी है। तो अब हमने ये 5 कोटियां पढ़ी। एक विशेष प्रकार का इसी तरह का, जैसे देखो डिमांड कर्व यहाँ लेटा हुआ है, यहाँ सीधा खड़ा है, ये इस तरह के हैं। एक विशेष प्रकार का डिमांड कर्व हम और पढ़ रहे हैं। ये है हमारा वो डिमांड कर्व। इस डिमांड कर्व को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हिंदी में हम इसे लिखते हैं आयताकार अति परिवलय। अति परिवलय। आप ध्यान से देखिए इसको, ये हमारा डिमांड कर्व है। ये जो इस तरह का डिमांड कर्व होता है, ये कैसा लगता है कि अगर मैं इस एक्स एक्सिस को आगे बढ़ाऊं और इसको भी आगे बढ़ाऊं तो ये ऐसा लगता है कि आगे जाकर कहीं ना कहीं ये इस एक्स एक्सिस को टच करेगा। अगर हम इन दोनों को आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं ये इसको टच करेगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं इसको और वाई को आगे बढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं जाकर ये इसको टच करेगा। तो ये इसकी विशेषता होती है। इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई इन एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे एक्सिस को टच करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम इसको कितना भी बढ़ाएं ये इसको टच नहीं करेगा। और इस तरह का जो हमारा कर्व होता है वहां पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इकाई के समान होती है, इक्वल टू 1 होती है, जैसा कि हमने अपनी तीसरी टाइप में पढ़ा था। कई बार हमारा प्रश्न यही आ जाता है कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप के डिमांड कर्व होता है तो वहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? तो क्या होती है? इक्वल टू 1। अब चलिए देखते हैं इसको हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहा। रेक्टेंगुलर यानी कि आयत। इसकी विशेषता है कि अगर हम इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के किसी भी बिंदु से एक आयत बना दें, जैसे इस बिंदु से मैंने ये आयत बना दिया, इस बिंदु से ये मैंने आयत बना दिया। आयताकार होता है ना हमारा, जिसकी लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम। तो कोई भी कितने भी हम इसके ऊपर से कितने भी रेक्टेंगल क्यों ना बना दे, हर एक रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो इक्वल आएगा, बराबर आएगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो यहाँ सिर्फ मेरे को ये बताना था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। इस शेप का होता है कि हम एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे उसे आगे बढ़ाएं तो ऐसा लगता है कि वो टच करेगा हमारी एक्सिस को, बट वो टच नहीं करता। और दूसरा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है दैट इज इक्वल टू 1 होती है, इकाई के समान होती है। इसके बाद आता है हमारा जो मांग की लोच है उसको निकालने की विधियां। मांग की लोच को निकालने की हमारी 3 विधियां हैं। पहली विधि है कुल व्यय विधि, दूसरी अनुपातिक या प्रतिशत विधि, और तीसरी विधि के भी 3 नाम हैं, ज्यामितीय विधि, ग्राफिक या बिंदु विधि। ये इसके नाम हैं। आज हम अपनी पहली विधि को करेंगे कुल व्यय विधि। तो जो कुल व्यय विधि है, ये विधि किसने प्रतिपादन किया है? इस विधि का डॉक्टर मार्शल ने। तो चलिए इस विधि को देखते हैं। ये जो विधि है इसकी का प्रयोग करके हम ये पता लगाएंगे कि हमारी मांग की लोच अनंत है, इकाई के समान है, इकाई से अधिक है, इकाई से कम है। तो मांग की लोच की जो विधियां हैं उनका प्रयोग हम ये ज्ञात करने के लिए करते हैं कि हमारी मांग की लोच कितनी है। तो कुल व्यय विधि से जब हम ज्ञात करते हैं कि मांग की लोच कितनी है तो ये सिर्फ हमें 3 चीजों के बारे में बताएगी: इकाई से अधिक, इकाई से कम या इकाई के बराबर। ये 3 चीजें बताती है हमें। इसकी यहाँ हमने जैसे 5 कोटियां पढ़ी थी ना, तो इन्फिनिटिव और 0 को ये नहीं बताती। ये क्या बताती है? ये सिर्फ ये बताती है कि मांग की लोच इकाई से अधिक है, इकाई से कम है या इकाई से के बराबर है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बताती है। कुल व्यय। तो कुल व्यय विधि के अंदर हम क्या देखते हैं कि वस्तु की कीमत में और उसके ऊपर जो कुल खर्च हुआ है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, उसके बीच में रिलेशन देखकर हम ये पता लगाएंगे कि मांग की लोच कितनी है।
तो देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर वस्तु की कीमत क्या हो, बढ़ जाए, अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए और उसके ऊपर कुल खर्च क्या हो जाए, घट जाए। कीमत बढ़ रही है, खर्च घट रहा है, नेगेटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। तो अगर कीमत बढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर घटे, तो क्या होती है मांग की लोच, इकाई के से अधिक। और अगर यहाँ इसको उल्टे करके देखें कि अगर कीमत घट जाए और एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, बात वही है, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, कीमत में और टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर नेगेटिव अगर रिलेशनशिप है तो क्या होगा, इकाई से अधिक मांग की लोच होगी। इसको देखते हैं कि मान लिया कोई वस्तु है और उसकी कीमत कितनी है, 2 है, 2 रुपए प्रति इकाई है, हम उसकी 4 इकाइयां खरीद रहे हैं। 1 इकाई 2 की आती है, 4 इकाई खरीद लिया, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 2 गुना 4 8 का। अब उसकी कीमत घटकर क्या हो गई, 1 हो गई। हमने अब उसकी 10 इकाइयां खरीदी, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10। तो अब ध्यान से देखो, कीमत के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। यही बात हमने यहाँ कही थी कि कीमत घटे और कुल व्यय बढ़े, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर हम इसको नीचे से देखें कि भाई 1 के ऊपर हमने यहाँ 10 खर्च किए, जब कीमत बढ़कर 2 हो गई तो हमने 8 रुपए खर्च किए। तो कीमत के घटने से कुल खर्च क्या हो गया, बढ़ गया, 8 से 10 हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम इकाई से अधिक, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि मांग की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक। तो यहाँ सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु की कीमत में और उसके ऊपर जो कुल खर्च किया है उसमें आपस में कैसा रिलेशन है। अगर कीमत में और खर्च के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो हम उसे कहेंगे इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, मोर देन यूनिट है, इकाई से अधिक है। अब दूसरी टाइप देखते हैं, इलास्टिसिटी लेस देन 1। लेस देन 1 के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने देखा कि कीमत में और कुल खर्च में नेगेटिव रिलेशन था, तो क्या हुई, इकाई से अधिक। यहाँ उल्टा है, ऊपर वाले के उल्टा है। अगर दोनों के अंदर पॉजिटिव रिलेशन हो, यानी कि कीमत भी बढ़े, कुल खर्च भी बढ़े, या फिर हम कहें कीमत घटने से कुल खर्च भी घट जाए, तो क्या होएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि मान लिया कीमत 1 है, हमने 4 इकाई खरीदी, तो कुल खर्च कितना हो गया, 1 गुना 4 4। कीमत बढ़कर 2 हो गई, अब हमने उसकी 3 इकाइयां खरीदी, कुल खर्च कितना हो गया, 2 गुना 3 6। तो क्या हुआ, कीमत के बढ़ने से, कीमत 1 से 2 होने पर खर्च भी 4 से 6 हो गया। कीमत बढ़ी, खर्च भी बढ़ गया, कीमत घटी, खर्च भी घट गया। तो जब कीमत के अंदर और कुल व्यय के अंदर, दोनों के अंदर अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इकाई से कम, या हम इसको ऐसे लिखेंगे लेस देन 1, या इकाई से कम। अब तो बिल्कुल आसान है कि अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है आपस में कीमत में और कुल व्यय में तो मोर देन यूनिट, अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो लेस देन 1, इकाई से कम होगी। अब तीसरा है इकाई के समान, वो भी बहुत ही आसान है। इकाई के समान में क्या होगा कि चाहे कीमत बढ़े चाहे कीमत घटे, कोई परिवर्तन नहीं हो कुल खर्च के अंदर, कुल खर्च वही रहे, तो क्या होएगा, हम उसे कहेंगे मांग की लोच इकाई के बराबर है। देखो कि जैसे ये है कीमत, ये हमने इतनी इकाइयां खरीदी, जब 2 थी तो हमने 4 इकाई खरीदी, तो कुल खर्च हो गया 8, कीमत घटकर 1 हो गई, अब हमने 8 खरीदना शुरू कर दिया, 1 गुना 8 8। तो कीमत के घटने का या कीमत के बढ़ने का कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम पहले भी उस वस्तु के ऊपर 8 रुपए खर्च कर रहे थे और बाद में भी 8 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उस वस्तु की जो मांग की लोच है वो बराबर है 1 के या इकाई के समान है। तो बहुत ही आसान है हमारी कुल व्यय विधि, डॉक्टर मार्शल ने इसका प्रतिपादन किया है। अगर वस्तु की कीमत में और कुल व्यय में आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, अपोजिट उनके अंदर संबंध है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अगर दोनों के अंदर धनात्मक संबंध है, दोनों बढ़ रहे हैं, कीमत भी बढ़ रही है, कुल खर्च भी बढ़ रहा है, कीमत भी घट रही है, कुल खर्च भी घट रहा है, तो इकाई से कम है। और कीमत के घटने बढ़ने का अगर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा तो हम कहेंगे इकाई के बराबर है। तो ये हमारी थी कुल व्यय विधि। इसी विधि को हम चित्र के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। तो देखिए इसका मैं चित्र बनाती हूँ, बहुत ही आसान इसका चित्र बनता है। चित्र के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे ही अपना, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगी, लेकिन मैं बोलकर एक एक पॉइंट को बताऊंगी। तो जब हम पेपर के अंदर या एग्जाम में हम इसको करते हैं तो हमें इसकी व्याख्या करनी होती है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंडिचर को लेंगे, कुल व्यय को लेंगे, और ये क्या है हमारी कीमत, क्योंकि कीमत और कुल खर्च के बीच में ये संबंध बताता है। तो देखो इस चित्र को बनाने का आसान सा तरीका है, पहले हम ऐसे सीधा, बिल्कुल सीधा ये हमने बनाया, और इस पॉइंट को मैं यहाँ से भी इससे मिला देती हूँ, वाई एक्सिस से, यहाँ से भी इससे मिला देती हूँ। बिल्कुल आसान तरीका है। और फिर क्या करते हैं, यहाँ से
इसको इधर कर दिया मैंने, इसको इधर कर दिया। अब यहाँ से भी मैं एक इसके यहाँ इधर कर दूंगी और यहाँ, बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया है इसको। पहले हमने ये ले लिया सीधा और फिर इसको इससे एक आयत बना दिया और फिर इसको एक इधर एरो एक इधर एरो और वाई एक्सिस से ये हमने कर दिया। ये हमारा जो ये जो लाइन बनी, ये जो लाइन बनी ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है हमारी टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर की लाइन है। और ये हमने यहाँ पर कीमत ली है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको P लिख रही हूँ, P1 लिख दिया, ये P2 लिख दिया, ये P3, ये सारी कीमतें हैं। देखो ये कैसे दिखा रही है, हमने पहली चीज मान लिया, ये वाली पढ़ते हैं हम इकाई के समान। जब कीमत OP है तो भी कितना है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, इतना ही है। कीमत बढ़कर इतनी हो गई तो भी टोटल एक्सपेंडिचर इतना ही है। तो कीमत के बढ़ने का टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, कीमत जब ये थी तो भी एक्सपेंडिचर टोटल इतना ही था, कीमत बढ़कर इतनी हो गई तो भी टोटल एक्सपेंडिचर इतना ही है। तो ये जो भाग है, इस भाग में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू 1, क्योंकि कीमत के घटने बढ़ने का कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कुल खर्च यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है। तो इस भाग में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई इकाई के समान। अब ऊपर वाले भाग में देखिए, जब कीमत इतनी है तो कुल खर्च इतना है, कीमत बढ़ गई और कुल खर्च हमारा घट गया। देखो जब कीमत इतनी थी तो हमारे इतना था कुल खर्च, और जब कीमत बढ़ गई तो ये खर्च घट गया। तो क्या हुआ, कीमत बढ़ी है, खर्च घटा है, नेगेटिव रिलेशन है। और नेगेटिव रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर क्या है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ग्रेटर देन 1 है। समझ में आया। अब नीचे वाले को देखते हैं हम। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि कीमत इतनी है, कुल खर्च इतना है। कीमत क्या हो गई, घट गई, कीमत घट गई, नीचे आ गई, और कुल खर्च भी घट गया। ये इतना था, ये भी घट गया, कीमत घटी, खर्च भी घटा। तो ये जो भाग है, इस भाग पर क्या होगी हमारी इलास्टिसिटी, लेस देन 1। तो ये जो कुल व्यय विधि है, कुल व्यय विधि का जो हमने यहाँ पर पूरे टेबल में पढ़ा, उसे ही मैंने चित्र में दिखाया है आपको। जो पूरी टेबल में हमने पढ़ा था वो सेम हमने चित्र के माध्यम से किया है। तो बहुत ही आसान चित्र है। चित्र की व्याख्या हम बड़े आसानी से चित्र को बना सकते हैं, कोई हमें स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल हाथ से बना सकते हैं हम इसको। ये जो भाग है, इस भाग के अंदर हमारी इलास्टिसिटी 1 के बराबर है, इस भाग के अंदर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, और इस भाग में लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 1 जब है जब इस कीमत में और ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेस देन 1 तब है जब कीमत में और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये थी हमारी कुल व्यय विधि। इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपनी अगली विधि, जो कि हमारी अनुपातिक या प्रतिशत विधि है। इस विधि के ऊपर बेस्ड हमारे सम्स भी आते हैं कई बार क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर भी हमें ऐसे ही कीमत और कुल व्यय में संबंध देखना है, और उसी के हिसाब से हमें बताना है कि अगर कीमत बढ़ रही है, कुल व्यय घट रहा है, नेगेटिव रिलेशन है, तो हम कहेंगे इकाई से कम है, और अगर दोनों के अंदर पॉजिटिव संबंध है तो कहेंगे लोच क्या है, इकाई से कम है, और अगर खर्च के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो कहेंगे इकाई के बराबर है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगली विधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।